Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel. As you know, myself Ashwani Mishra. Today I am teaching a special topic गॉस थ्योरम. आज हम लोग जो है एक स्पेशल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है और ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम लोग जो है गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम को जानने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म को जानते हैं. देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है. एरिया वेक्टर जैसे कि एक्स वाई जेड हम प्लेन ले लेते हैं. एक्स वाई जेड अगर हम लोग इसमें इस प्रकार से कोई स्क्वायर मान लेते हैं कि यहाँ जो है एक स्क्वायर का नोटेशन दिया गया हो और इस प्रकार से ए बी सी डी ये नोट किया गया हो और ये स्क्वायर जो है इस प्रकार से है. अगर हम लोगों को एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा भाई. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा. अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर का मतलब हमने साइड को मल्टीप्लाई किया है साइड से. ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर कर देंगे, है ना. और ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. 11th में आप लोगों ने पढ़ा था जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं. इसका मैग्नीट्यूड दोनों को जो है डायरेक्शन किसका लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया जाता है और ये दोनों सेम है यानी कि ए और ये इसका मैग्नीट्यूड ए, ठीक. और फिर इसके बाद साइन थीटा हो जाता है, ठीक. साइन थीटा क्या है, साइन 90 डिग्री है. तो क्या हो जाएगा, ये जो जेड है ए स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा. साइन 90 यानी कि 1 हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर आ गया. अब अगर हमें डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन इसका जो है या तो परपेंडिकुलर इसके मतलब ये जो प्लेन लिया गया है इस प्लेन के परपेंडिकुलर. एरिया वेक्टर अभी तक हम लोग जो है क्षेत्रफल वेक्टर देखते थे और वो स्केलर है कि वेक्टर है ये क्वांटिटी नहीं जानते थे. यहाँ हम लोग देखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, इसके परपेंडिकुलर यानी कि या तो इस डायरेक्शन में होगा इसका एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर नीचे होगा. अगर ये 2D प्लेन है तो 2D प्लेन के लिए इस प्रकार से होता है, ठीक है. अगर 2D प्लेन ले रहे हैं तो या तो परपेंडिकुलर नीचे तो वो क्या होता है एक्स वाई पे लिए तो ये जो आपका होगा एलांग जेड एक्सिस हो जाएगा. इसका जो डायरेक्शन होगा एलांग जेड एक्सिस, ये 2D के लिए. ऐसे ही अगर हम लोग जो है सर्कल का निकालते हैं तो सर्कल को देखेंगे इसी एक्स वाई जेड प्लेन पे. ये एक सर्कल लिए, मान लीजिए ऐसे एक सर्कल हो गया, आर रेडियस का सर्कल हो गया. अगर इसका भी डायरेक्शन पूछा जाएगा पहले तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है. अगर ये आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. अब हमें ये डायरेक्शन निकालना है. डायरेक्शन ये एक्स वाई प्लेन पे है तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर हो सकता है तो ऊपर ये दिखाया जाएगा वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर नीचे हो सकता है यानी कि या तो वाई एक्सिस होगा और या तो माइनस वाई एक्सिस होगा. दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर निकाला जा रहा है चूँकि ये जो क्षेत्रफल है वो वेक्टर बता दिया गया. अब ये निश्चित हो गया तो इस प्रकार से होगा. लेकिन यहाँ हम लोग गॉस थ्योरम 3D प्लेन के लिए एप्लीकेबल होता है. हम लोग 3D प्लेन को पढ़ेंगे और 3D प्लेन में क्या होता है कि जो भी हम शेप लेंगे वो हमेशा केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में लिया जा सकता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं ले सकते हैं. यानी कि जो हमारा शेप होगा अगर ये स्फीयर ले लिया जाए
एरिया वेक्टर के लिए इसको अगर स्फीयर मान लिया जाए, अगर ये स्फीयर है तो फिर इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं लिया जा सकता है। स्फीयर है, सॉलिड हो गया, तो सॉलिड का जो डायरेक्शन होगा, जो एरिया वेक्टर होगा, हम इधर से समझाएंगे, एक सिलेंडर से समझाते हैं कि ये किस प्रकार से लिया जा सकता है। जैसे ये सिलेंडर हम लेते हैं, सिलेंडर क्या है, 3D शेप है, आप लोगों ने 8-9 में पढ़ा है सिलेंडर। तो अगर हमें एरिया वेक्टर लेना है, जैसे ये वाला हमें बताना है, तो क्या होगा एरिया वेक्टर, ये ऊपर की तरफ होगा इस तरफ, और ये नीचे, नीचे थोड़ी ना एरिया वेक्टर लिया जाएगा, अब नीचे की तरफ नहीं होगा, ये इस साइड में हो सकता है, और ये एरिया वेक्टर लिया जा सकता है, ऐसे ही ये भी एरिया वेक्टर लिया जा सकता है इन दोनों तरफ, यानी कि साइड बाय साइड लिया जा सकता है, ऊपर की तरफ लिया जा सकता है, नीचे की तरफ नहीं। इसका डायरेक्शन इधर लिया जा सकता है किसी पॉइंट DA का, ये DA क्षेत्रफल है, ये भी DA क्षेत्रफल है, कोई भी पॉइंट लिए हैं, यहाँ भी पॉइंट DA का क्षेत्रफल इधर हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये जो 3D शेप है, अगर ये स्फीयर है, सॉलिड है, R रेडियस का, तो फिर इसका जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, हाँ, बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। क्लियर? यानी कि ये केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हम लोग दिखा सकते हैं ये एरिया वेक्टर। अब देखिए वेक्टर का जो नोटेशन होता है उसको आप लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। देखिए अगर हमें ये वेक्टर एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर जो n होता था, यहाँ यूनिट वेक्टर क्षेत्रफल a से हम प्रदर्शित करते हैं, और जो क्षेत्रफल हमारा a होता है उसके लिए अगर यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन जो उसका है n ले, तो ये बराबर हम लोग बताते थे कि वेक्टर a क्षेत्रफल लिया गया अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, सॉरी केवल वेक्टर a है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इसको हम लोग इस प्रकार से नोट डाउन करते हैं, यूनिट वेक्टर n बराबर वेक्टर a अपान मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। तो वेक्टर a हमें निकालना था, तो वेक्टर a बराबर यूनिट वेक्टर n इंटू a, ये एक फार्मूला हम लोग को मिलता है। और डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा 3D प्लेन में। 3D प्लेन में अंदर की तरफ नहीं हो सकता, जब भी होगा तो बाहर की तरफ, इधर हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है, साइड हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ डायरेक्शन नहीं होगा। ये बात कंफर्म होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक इसी गॉस थ्योरम से रिलेटेड देखते हैं, जो आपका सॉलिड एंगल है। आप लोग प्लेन एंगल पढ़े हैं, अब सॉलिड एंगल को देखेंगे और प्लेन एंगल को एक ही साथ समझाते हैं। इसके बाद सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल जो सर्कुलर, अगर हमने एक सर्कल ले लिया, कह रहे हैं कि द आर्क सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल कॉल्ड प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल से हम सॉलिड एंगल आप लोगों को बता रहे हैं। कहने का मतलब प्लेन एंगल क्या है कि कह रहे हैं अगर जो आर्क क्रिएट कर रहा है सेंटर पे जो एंगल, कोई आर्क है, मान लीजिए आर्क AB है यहाँ से यहाँ तक, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल क्रिएट हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि ये जो है प्लेन एंगल होगा, ठीक है, उसे थीटा कहा जाएगा। कन्फर्म? ये थीटा है R रेडियस के पाथ पर। वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, इसी बात को, अच्छा ये भी बता दे कि एक रेडियन क्या होगा। एक रेडियन जो है, जब जो आर्क आपका है, आर्क बराबर हो जाएगा रेडियस, जब जो आर्क की डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, तब ये थीटा जो है 1 रेडियन हो जाएगा, तब थीटा 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग सॉलिड एंगल के लिए देखेंगे तो फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस
एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस subtend at an angle of sphere called सॉलिड एंगल, उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है। और सॉलिड एंगल जो है ओमेगा से प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको इसी सर्कल को मान लें कि ये स्फीयर है, तो फिर ये जो एंगल क्रिएट होगा इधर हम लोग जो है शो करेंगे, ये कहा जाए कि जो स्फेरिकल एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, मान लीजिए ये एरिया हमने लिया, इस एरिया को लिए करें, ये जो सेंटर पे मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करेगा दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल, इसे हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे। और दैट इज कॉल्ड नेमली ओमेगा, इसे ओमेगा कहा जाता है। और रेडियस इसकी भी मान लेते हैं। ये ए क्षेत्रफल मान लीजिए कवर किया था, एरिया जो है ए कैपिटल ए कवर किया था, तो ये सॉलिड एंगल हो गया। लेकिन अगर सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, तो एक स्टेरेडियन कब होगा? हाँ, 1 स्टेरेडियन रेडियन एट विच कंडीशन 1 स्टेरेडियन गेट्स एट विच कंडीशन when area of spherical surface is equal to radius of sphere, अगर स्फेरिकल सरफेस जो है उसकी एरिया वो इक्वल हो जा रही है रेडियस ऑफ स्फीयर के, तो फिर जो हम लोगों को प्राप्त होगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। यानी कि तब ओमेगा जो है वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा, स्टेरेडियन के उस कंडीशन में बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 स्टेरेडियन रेडियन कहने का मतलब सॉलिड एंगल आप लोगों ने समझ लिया। सॉलिड एंगल में बात आती है कि जो हमारे पास ओमेगा है उसका जो वैल्यू है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे थीटा आप लोग जानते हैं आर्क अपान रेडियस से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें आर्क अपान रेडियस से नहीं ओमेगा प्राप्त होगा। ओमेगा प्राप्त होता है जो ए है और आर स्क्वायर के रेशियो से प्राप्त होता है, इन दोनों के रेशियो से प्राप्त होता है। और ये इन दोनों का जो रेशियो है वो हम लोगों को इस प्रकार से प्राप्त होगा कि अगर हम स्मॉल सेगमेंट ले लें तो ये जो हमारा है, अगर हम इसको पहले एलिमेंट्री से लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे अगर हम डी ए टोटल क्षेत्रफल है, इसका एक पॉइंट जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए ले, ठीक है, मतलब ये पॉइंट का जो क्षेत्रफल है वो डी ए है, ठीक है, वो कितना है डी ए। तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो डी ओमेगा होगा और ये रेडियस आर है, तो कह रहे हैं कि डी ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, वो कांस्टेंट प्राप्त होता है। और ये जो कांस्टेंट रेशियो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ओमेगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, मतलब डी ओमेगा जो है वो बराबर होगा डी ए अपान आर स्क्वायर, ये आपका जो है सॉलिड एंगल प्राप्त हो गया। डी ए बटे आर स्क्वायर का जो रेशियो होगा उसे हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे। अब इसको हम लोग 2 कंडीशन में डिराइव कर लेते हैं। एक तो पहली कंडीशन ये बिंदु के लिए प्राप्त हो गई, अगर यहाँ पॉइंट था और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा था इसके सेंटर पर, वो इस प्रकार से क्रिएट हो रहा था,
इसे आपने डी ओमेगा कहा था, ये डी ओमेगा था। अब ये कहा जाए कि अगर ये जो एरिया, ये पॉइंट जो हमने लिया था, ये पॉइंट अगर डी ए जो वेक्टर आपने लिया है ये थोड़ा सा आर दूरी पर हो और इस पॉइंट से हट करके लिया जाए, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा हट के लें और ये कहें कि ये साइड जो वेक्टर है डी ए का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये नॉर्मल डायरेक्शन ये होगा, मतलब कि जो यूनिट वेक्टर एन है, अभी जो हम लोगों ने वेक्टर एन निकाला था उसका डायरेक्शन ये है, और अगर दोनों के बीच एंगल थीटा है तो इसका व्यापक फॉर्म हमें मिल जाता है। कैसे? इसको इधर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम लोग। तो 11th में हम लोगों ने कंपोनेंट निकालना पड़ा था, वेक्टर कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है वो डी ए वेक्टर बराबर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या हम लोगों को मिल जाएगी, डी ए कॉस थीटा प्राप्त होगी, जबकि ये वाली डी ए साइन थीटा प्राप्त होगी। मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो डी ए साइन थीटा परपेंडिकुलर आप लोगों को प्राप्त होता है कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल प्राप्त होता है। जबकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो डी ए कॉस थीटा प्राप्त हुआ। तब जो हमारे पास डी ओमेगा प्राप्त होता है उस कंडीशन में डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते समय यूज करेंगे। और गॉस थ्योरम जानने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा है, और आई होप इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आपने फ्लक्स को नहीं जाना तो फिर आप लोग गॉस थ्योरम तो भूल ही जाइए। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग वही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन को ही जाना जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि किसी क्षेत्रफल वेक्टर से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स फाई से प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू or passing perpendicular to the field or plane surface। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी प्लेन सरफेस से होकर के पास थ्रू होगा। प्लेन सरफेस हम लेते हैं, एक प्लेन सरफेस, और इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी कि उसकी संख्या से हम लोग इसको जानते हैं। जो फ्लक्स है किसी एरिया वेक्टर इसे कहा जाता है। इस एरिया वेक्टर से हो करके जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू हो, मान लीजिए ऐसे एक फील्ड लाइन है, फिर इसके बाद दूसरी इस प्रकार से, और इसके बाद ऐसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हों, तो जो फ्लक्स हमारा होगा, जैसे इसमें देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, एरिया वेक्टर ए अगर हम ले रहे हैं, यही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देख रहे हैं। मान लीजिए कि ये फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रहे हैं, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं
1 2 3, ये 3 लाइनें पास हुई, ये इसके बाहर से गई हैं, ऐसे बाहर से फील्ड है, इस फील्ड में हम वेक्टर लेके आए हैं, जितनी लाइनें पास होंगी तो जो बाहर से गई उनका कोई जो है कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, और जो यहाँ पर हैं इस वेक्टर से होकर के पास हो रही हैं और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा अगर फील्ड लिया गया है, ये मान लीजिए ये फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर जो पास थ्रू हो रही हैं, इसके पीछे जो जा रही हैं, उसी को हम लोग जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में काउंट करेंगे, और ये फाई से प्रदर्शित किया जाता है। और फ्लक्स जो हमारा इधर है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो 3 है, और दैट इज नंबर ऑफ फ्लक्स, इसी को हम फ्लक्स डिनोट करेंगे, वही आपके फ्लक्स का मान 3 है। अगर वहीं एक और फील्ड हम ले और उसमें देखते हैं कि कौन सा फील्ड स्ट्रांग होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ फील्ड पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रांगर फील्ड होगा या वीकर फील्ड होगा। जैसे अगर नंबर ऑफ लाइन जिसमें ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी अगर ज़्यादा है, तो वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि फील्ड कितनी ज़्यादा होगी। इसमें 3 लाइंस हैं, तो इसकी फील्ड जो है इस फील्ड की अपेक्षा के देखते हैं, यहाँ से ये लाइन पास हो रही, और भी लाइनें पास हो रही हैं, ये एक और लाइन यहाँ से, और फिर इसके बाद बाहर से भी लाइनें, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये सब तो 1 2 3 4 5, यहाँ जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 3 थी, यहाँ पे 5 है, 2 4 ये 5, और भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, अगर ये ज़्यादा हो गई, इसमें 5 हो गई, इसमें फ्लक्स का मान कितना हो गया, ये फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा, 5 जो है ये फ्लक्स को बताएगा, तो इसकी जो डेंसिटी है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वो अधिक हो गई, और जिसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी अधिक हो गई वो स्ट्रांगर फील्ड हो गया, यानी कि ये आपका जो हो गया वो स्ट्रांगर फील्ड हो गया। हाँ, इन कंपेरिजन टू इस वाले फिगर ए के, मान लीजिए फिगर फर्स्ट है, वो फिगर सेकंड है, तो ये इसके अपेक्षाकृत अगर हम लोग जो है कंपैरिजन करें तो ये इसका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो 3 है, तो ये इसकी अपेक्षा वीक फील्ड होगा। ठीक है, क्या सब फील्ड होगा, ये वीक फील्ड होगा, किसकी अपेक्षाकृत, इस वाले की अपेक्षाकृत ये स्ट्रांगर फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के लिए एरिया वेक्टर लेते हैं, और एरिया वेक्टर जैसे अगर ये एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, यहाँ से एक छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे, तो यहाँ से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे हम उसी को कैलकुलेट करेंगे, ये डी ए वेक्टर मान लिया जाएगा। अभी जो टोटल ए वेक्टर लिया गया था ये क्या है, ए वेक्टर से जा रहा है। अभी अगर इसी को हम एक छोटा सा सेगमेंट इसको इसमें से निकाल लें, अब इसमें से कैलकुलेट करें तो ये डी ए वेक्टर से जितने भी नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू होंगे उसको कैलकुलेट किया जाएगा और होल का निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है फ्लक्स हो गया। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग निकाला गया तब हम लोग इसको फाई लिख देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया ना, फाई फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो फाई ई हो गया, ये भी फाई ई हो गया, कन्फर्म। इसके बाद हम लोग अभी कैसा, हमने अभी तक क्या लिए थे कि अभी प्लेन सरफेस लिए थे तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिखा दिए। अभी हमने एक क्लोज्ड सरफेस और ये यूनिफॉर्म नहीं लिए, प्लेन सरफेस नहीं लिया गया, 3D लिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, और जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उसमें हम लोग एक सेगमेंट लेते हैं यूनिफॉर्म फील्ड का। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस प्रकार से पास हो रही है,
तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बिंदु पर, और इसको हमने जो है एक सेगमेंट माना है, ठीक है, यानी कि स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए इसको सपोज किया गया है, तो एरिया वेक्टर डी ए हो जाएगा। और इसके बीच अगर एंगल जो क्रिएट हो रहा है उस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि एंगल जो थीटा कंसीडर कर लिया गया। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डी ए इज डिफाइंड एज, यानी कि अब जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि जो अभी तक नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू हो रहा था उसी चीज़ को अब ये डिफाइन इस प्रकार से किया गया है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डी ए, ई और डी ए के स्केलर प्रोडक्ट से ही नंबर ऑफ फ्लक्स को डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई डॉट डी ए इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस हो जाएगा, इसको हम लोग जो है यह कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, जैसे इसको कह सकते हैं कि थ्रू द एलिमेंट हम लोग लिए हैं। ई डी ए, ये जो हमारा एलिमेंट लिया गया है इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डी ए इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट। जो ये एलिमेंट हमने लिया है ये इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जब ये डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर ये सॉलिड फिगर में लिया जाएगा, यानी कि सॉलिड कंटेनर में क्लोज्ड सरफेस पे लिया जाएगा, तो वहाँ सेगमेंट लेंगे और सेगमेंट लेंगे तो वो स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा, और जो इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। अब हमें टोटल सरफेस का निकालना है, तो ये छोटे छोटे ऐसे एक एलिमेंट यहाँ लेंगे, यहाँ भी उसी कंडीशन से ये इस प्रकार से होगा वेक्टर, और ये आपका यहाँ से डी ए वेक्टर होगा। यहाँ भी एंगल हम लोग थीटा लेंगे तो यहाँ भी सेम चीज़ प्राप्त होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा किसी बिंदु का। तो इसके होल सरफेस का निकालना है। होल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल का देंगे। जो स्केलर प्रोडक्ट आपका है उसका, यानी कि ई वेक्टर ई डॉट डी ए जो है, अगर हमें होल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे। और सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ का निकाला जा रहा है, इसलिए सरफेस इंटीग्रल बताया जाता है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ इज ई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डी ए, दैट इज नोन एज फ्लक्स। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीधे अपने टॉपिक, ये फ्लक्स फाई बराबर ई डी ए होता है। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कास थीटा भी लिखते हैं फ्लक्स फाई, ठीक है। इसको सरल कर सकते हैं। 11th के वेक्टर में बताया गया है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ई ए कास थीटा के बराबर होगा, जबकि जो सेगमेंट डी ए है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है तो फिर ई डी ए कास थीटा के बराबर माना जाएगा। अब हम लोग अपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो गॉस थ्योरम है। चलिए गॉस थ्योरम को इजी वे में समझ लेते हैं। गॉस थ्योरम हम लोग अब देखेंगे। एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। गॉस थ्योरम हम लोग देख रहे हैं कि दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड
surface is 1 by epsilon times of the net charge enclosed by surface। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा किसी क्लोज सरफेस से जो पास होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज के होगा। कहने का मतलब अगर नेट चार्ज प्लस क्यू हम लें तो फिर किसी भी क्लोज सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कहीं भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो फिर ये जो इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस है उसके चार्ज का 1/ε0 टाइम होगा, क्या होगा, फ्लक्स फाई, वो क्या होगा 1/ε टाइम्स ऑफ Q0, दैट इज Q0 अपन Q0 या Q यहाँ लिए हैं प्लस Q, तो Q/ε0 हो जाएगा। ये फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये कह रहे हैं ये जो आपका प्राप्त हो रहा है ये किसके बराबर होगा, ये इंटीग्रल EdA के बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग फाई क्लोज सरफेस निकालें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, अगर हम लोग फाई ई क्लोज सरफेस का निकालेंगे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.dA के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम लोग को जो प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में इस प्रकार से प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन और स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। जो गॉस महोदय थे उन्होंने बताया कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी भी क्लोज सरफेस से अगर हो करके गुजरेगा तो कांस्टेंट होगा, कहने का ये मतलब है, और जिसकी वैल्यू होगी Q/ε0 या ε0, ठीक। तो फ्लक्स जो है वो Q/ε0 और पहले इसको लिख लो, इस सरफेस इंटीग्रल E.dA या फिर कह रहे हैं Q/ε0 के बराबर होगी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। एक्चुअल में इसका तो प्रूफ होगा नहीं, स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने बता दिया। अब इसको हम लोग अलग सरफेस पे किसी क्लोज सरफेस पे देखेंगे कि ये सारे सरफेस पे क्या एक साथ ε0 कांस्टेंट बना रहेगा। चलिए एक स्फेरिकल सरफेस क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे, हम लोगों को जो प्रूफ करना है और स्टेटमेंट है। हाँ, क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by any closed surface is 1/ε0 times or ε0 times enclosed by the charge or net charge enclosed by the surface। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, एक स्फेरिकल कोई चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, और इसके चारों तरफ हम इसको बाउंड कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिया गया, क्लोज्ड कर दिया गया। और जब क्लोज्ड कर दिए मान लीजिए रेडियस इसकी R है, इसकी रेडियस हम लोग स्मॉल r रख लेते हैं, प्लस क्यूब है। यहाँ अगर हमें इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट का, इस पॉइंट का अगर हम E निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है। अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन से दूर की तरफ हर एक बिंदु पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन होगा। चूँकि क्लोज्ड सरफेस है तो वो नीचे की तरफ दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। 3D शेप में बताया गया था कि दूसरी तरफ नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो E का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज E हो गया। अब यहाँ इसी डायरेक्शन में ये कहा गया कि ये दूसरी तरफ नहीं हो सकता है,
DA का डायरेक्शन दूसरी तरफ नहीं हो सकता है, वो बाहर की तरफ ही होगा। अभी हमने बताया कि जब क्लोज्ड सरफेस होगा, क्लोज्ड सरफेस में हमेशा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब DA वेक्टर भी इसी तरफ होगा। तो यहाँ अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, DA EDA हो जाएगा, EDA। इसको अगर हम लोग निकालेंगे E डॉट DA तो EDA cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो फिर कितना हो जाएगा, 0। तो EDA cos 0 हो जाएगा और cos 0 यानी कि EDA प्राप्त हो जाएगा। क्या मिला हमें, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लिए थे वहाँ हम लोगों को प्राप्त हुआ क्लोज सरफेस फ्लक्स। अगर हम लोगों ने प्राप्त किया था तो यही प्राप्त किया है, ठीक है। ये मिल गया हमें, D5 मिला, ठीक है। किसी पॉइंट का निकाले हैं तो D5 ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। अच्छा, किसी और पॉइंट पे ले लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे ले लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे तो प्लस से डायरेक्शन जो E का होगा वो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। और जो वेक्टर होगा DA वेक्टर भी दूर की तरफ होगा। बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब क्लोज सरफेस हो गया तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं होगा, जो होंगे सब परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यानी कि DA वेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो इसका भी निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, यानी कि जो D5 होगा वो कितना आप लोगों को मिल जाएगा, E डॉट DA मिलेगा और यहाँ भी cos 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, EDA प्राप्त हो जाएगा D5। यानी कि किसी भी बिंदु पर हम इसके किसी भी एलिमेंट सेगमेंट पर लेके जाएं, किसी भी एलिमेंट पे लेके जाएंगे तो हमें EDA ही प्राप्त होगा। अब हर पॉइंट का वही प्राप्त हुआ है, तो हमें अगर होल का निकालना है तो होल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, होल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। किसको, ये हर एक बिंदु का प्राप्त हो रहा है, ये D5, ये आपका जो है D5, ये किसके लिए मिल रहा है, हर एक पॉइंट के लिए मिल रहा है। जो भी पॉइंट है सबके लिए यही मिला, मतलब इस पॉइंट के लिए ये मिला D5। तो जो D5 बराबर EDA हम लोगों को मिला। अगर हमें टोटल चाहिए तो हम सरफेस इंटीग्रल निकल, यानी कि अगर हमें फ्लक्स चाहिए तो हम सरफेस इंटीग्रल D5 लेंगे, बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA हो जाएगा, हाँ। और इसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो फिर फ्लक्स जो हमारा होगा फाई, वो D5 को हमने फाई प्राप्त कर लिया और E कांस्टेंट होगा और सरफेस इंटीग्रल DA का निकालेंगे। चूँकि ये क्लोज्ड सरफेस स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल सरफेस है, 3D सरफेस है, नहीं तो डायरेक्शन नीचे भी हो सकता था। अगर 2D शेप होगा तो डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकते हैं, ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर दोनों, लेकिन अगर डायरेक्शन एक तभी होगा जब 3D शेप होगा, क्लोज सरफेस लिए गया। तो फिर ये E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर E इंटू हो जाएगा DA 4 पाई R स्क्वायर, जबकि हमने रेडियस R लिया है। DA सरफेस इंटीग्रल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होती है, इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों जो है R स्क्वायर से कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, ये 4 पाई से R स्क्वायर से, और ये Q और ये अपान एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू आई, फ्लक्स आया। यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था। फ्लक्स फाई बराबर कितना आ गया, ये आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस और जो गॉस महोदय हैं वो बता रहे हैं कि हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है, ये ही हर बार मिलना चाहिए। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हर बार यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम समाधान आप लोगों को तक पहुंचाएंगे। देखिए दूसरा फील्ड, अगर मैं इस फील्ड को बढ़ा दूं, Q बाई एप्सिलॉन 0 प्राप्त हुआ, ये कह रहा है कि हर बार यही प्राप्त होगा,
चाहे आप फील्ड को बढ़ाइए, घटाइए, छोटा करिए, बड़ा करिए, हमेशा एक ही चीज़ मिलेगी। गॉस महोदय ने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट को डी ए वेक्टर और यहाँ भी ई होगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमने डी फाई कैलकुलेट किया इस पॉइंट पे, तो वो कैलकुलेट होकर के आया ई डी ए कॉस 0 और ये ई डी ए के बराबर प्राप्त हुआ डी फाई। अब इसके बाद अगर हम ये आर रेडियस था, हम इसको और बढ़ा दें, 2r रेडियस कर दें। ठीक है, तो 2r रेडियस को मान लीजिए मैं और बढ़ा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 2 टाइम्स कर देता हूँ। ठीक है, अगर रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया जाएगा तो फिर क्या परिवर्तन होगा देखते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग डी फाई टोटल सरफेस निकालेंगे, फाई फ्लक्स हमें निकालना है। फ्लक्स बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी फाई बराबर हो जाएगा दूसरी तरफ भी सरफेस इंटीग्रल, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी ए। तो ई जो हमारा है फ्लक्स फाई निकालते समय ई कॉमन हो जाएगा, इंटू डी ए 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई की वैल्यू आर स्क्वायर के बजाय 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चूँकि हम लोग जो है r बराबर, अब ये जो r था ये यहाँ से यहाँ तक उसे 2r मान लिए हैं, तब क्या हो जाएगा e की वैल्यू भी 2r हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान 2r का होल स्क्वायर। जो q अपान r स्क्वायर होता था ये 2r का इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से 4 पाई से अगेन हम लोगों को q बाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट मिला फ्लक्स। यानी कि जो फ्लक्स होगा वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा या जो सरफेस है उस पे नहीं, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, उसकी रेडियस परिवर्तित होती रह सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने गॉस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट अफेक्ट फ्लक्स। ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट अफेक्ट्स फ्लक्स। क्लोज सरफेस की साइज जो है इसके फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। ठीक है, और भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से अगर बाहर ये कहा जाए तो ये आप लोग जानते रहेंगे कि इसके बाहर अगर कोई चार्ज लिया जा रहा है तो इसके बाहर कोई भी फील्ड नहीं होगा, मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, ये संभव नहीं है। जैसे कोई भी हमने ले लिया एक सॉलिड लिया, अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो फिर कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, ये इसके अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर है तो फिर पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम लोग देख भी लेते हैं। अगर एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे है तो प्लस क्यू चार्ज, मान लीजिए कि फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये आपका ई है, ऐसे ये आपका वेक्टर ई है, यहाँ एक सरफेस हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा ई, पॉजिटिव ये प्लस क्यू चार्ज है इससे दूर की तरफ होगा। लेकिन जो वेक्टर होगा, जो वेक्टर फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन, इसके अंदर थोड़ी ना होगा, परपेंडिकुलर बताया गया कि वो हमेशा बाहर की दिशा में होगा वेक्टर 3D शेप का, यानी कि वो इधर होगा। तो अगर हम लोग डी ए यहाँ निकालेंगे तो डी फाई जो वैल्यू आएगी इस पे निकालते हैं और यहाँ इस पॉइंट पे, हाँ, ई बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव से दूर की तरफ और डी ए भी इधर की तरफ होगा, हाँ, क्योंकि ये दूसरा वाला सरफेस इधर है तो इधर की तरफ डी ए वेक्टर होगा। इस पे निकालेंगे तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई
डॉट डी ए मिल जाएगा। इसके बीच का एंगल 180 आया तो ई डी ए कास 180 डिग्री हो जाएगा। और उस पर निकालेंगे तो डी फाई कितना आ जाएगा, ई डॉट डी ए आ जाएगा और इसको ई डी ए कास 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ई डी ए आ जाएगी और इसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ई डी ए हो जाएगा। अब हमें इसी पर कैलकुलेट करना था, तो इस बिंदु पे ये माइनस और ये प्लस, यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर चार्ज बाहर है तो फिर नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। अब अगली क्लास में आप लोगों को स्टूडेंट इसके यूजेज पढ़ाए जाएंगे। जो सिलेबस में है, जो रिडक्शन हुआ है उसको छोड़ करके उसी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, जो सिलेबस में होगा उतने ही यूजेज बताए जाएंगे। और अगर आप लोगों को और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप लोग पर्सनली हमें बता सकते हैं कि सर हमें इसका वीडियो प्रोवाइड करिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।